हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ASR क्लासेज में। पार्ट 1 इसका मैंने बनाया था, उसमें मैंने बात की थी सजीव और निर्जीव परिचय, सजीव एवं निर्जीव में अंतर तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे सजीवों और निर्जीवों के लक्षण से, लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद ये पार्ट 2 हम यहाँ से लक्षण से शुरू करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। ठीक है। उसके बाद ये हम आज सजीवों के लक्षण यहाँ से शुरू करना था, सजीवों के लक्षण को डिटेल में पढ़ना था, तो यहाँ से शुरू करते हैं आज। ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था सजीवों के लक्षण, पार्ट 1 यहाँ तक देख लिया था कि यह भोजन करता है, सजीव वृद्धि करता है, श्वसन करता है, स्वयं गति करता है, संवेदनशील होते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है, सजीवों में प्रजनन क्रिया होती है, सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है। यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देख लिया था। अब बात करते हैं पार्ट 2 में, यहाँ से आगे इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, भोजन करते हैं कैसे। तो पहला पॉइंट है सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, पादप भोजन ग्रहण करते हैं। आपने पादप भोजन ग्रहण करते हैं, आपको पता होगा कैसे करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु क्या खाते हैं? जंतु आपको पता है क्या खाते हैं, या तो अधिकतर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उनके थ्रू, या फिर दूसरे जंतुओं को खाते हैं। आप जानते हैं कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। जंतु मुख्य रूप से भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं। जंतु जो जितने भी हैं, जैसे हम मनुष्य भी है, तो हम किस पे निर्भर करते हैं? पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं। जैसे गेहूँ वगैरह है, उनकी रोटी बनाते हैं तो पेड़ पौधों से ही मिलते हैं, सब सब्जी वगैरह। भोजन सजीवों को दैनिक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि भोजन हमें दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करें। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा है सजीव वृद्धि करते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, आपने पता देखा होगा, आप जब छोटे थे तो कम लंबाई थी आपकी, आपका शरीर कम वजन था, लेकिन अब आप बड़े हुए तो मतलब लेंथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है या वृद्धि करते रहते हैं सजीव। अपने दैनिक जीवन में अवलोकन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सभी सजीव जंतु तथा पादप वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं। ये देखो खरगोश का बच्चा, देखो चित्र में दे रखा है जंतु में वृद्धि कैसे। छोटा बच्चा है खरगोश का, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ। पौधा जब लगाते हैं हम, छोटा होता है पौधा, दिनों दिन फिर बड़ा होता रहता है। ये देखो सेकंड में थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पेड़ बन जाता है। निश्चित समय के बाद जंतुओं में ये वृद्धि रुक जाती है, जबकि अधिकांश बहुवर्षीय पादपों में ये वृद्धि होती रहती है। जब जैसे हम में मनुष्य है तो इनमें 18-19 किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है। और पौधों में वृद्धि होती रहती है। देखो पौधों में वृद्धि होती रहती है, लेकिन उनकी भी वृद्धि कभी रुक जाती है। कोई कोई पौधे होते हैं जो ज़्यादा लंबे होते हैं, कोई छोटे कम लंबे होते हैं। सजीव श्वसन करते हैं। सजीव श्वसन करते हैं। तीसरे पॉइंट की सजीव श्वसन करते हैं। क्या सभी सजीव श्वास लेते हैं? सजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं तथा श्वसन के पश्चात कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो सभी सजीव, आपको पता है, बिना सांस के हम जीवित नहीं रह सकते। तो जितने भी सजीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया होती है। अगर श्वसन नहीं होता है, एक मिनट, सॉरी, क्या सभी सजीव सांस लेते हैं? तो सजीवों के लिए सांस लेना अत्यंत जरूरी है। अगर सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाते। सजीव श्वसन में कौन सी गैस अंदर लेते हैं? तो आपको पता होगा, जैसे मनुष्य वगैरह है, सभी जितने भी सजीव होते हैं वो O2 ग्रहण करते हैं तथा श्वसन के पश्चात कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2 गैस बाहर छोड़ते हैं। सभी श्वसन के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, शरीर में ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के विघटन से जैविक ऊर्जा का निर्मुक्त होना श्वसन कहलाता है। जो श्वसन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज जो हमारे शरीर में भोजन के थ्रू मिलता है, उसका विघटन होने से हमें ऊर्जा मिलती है, वही श्वसन होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है। सजीवों, जंतु एवं पादपों के लिए श्वसन आवश्यक है। श्वसन के बिना सजीवों का जीवन असंभव है। क्या बिना श्वसन के सजीव जिंदे नहीं रह सकते? ठीक है। सजीव स्वयं गति करते हैं। चौथा पॉइंट, आपने मनुष्य, पशुओं को चलते, मछलियों को जल में तैरते, पक्षियों को उड़ते और सांप को रेंगते हुए देखा होगा। क्या पेड़ पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलकर जाते हैं? क्या पेड़ पौधों में भी गति होती है?
पेड़ पौधों में गति के कौन कौन से लक्षण हैं? पेड़ पौधों में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पेड़ पौधे एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में गति होती है। कैसे होती है गति की? जैसे वो वृद्धि करते हैं। पेड़ पौधों में गति में कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो आओ जानकारी करें। जंतु स्वयं गति करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, किंतु पेड़ पौधों में गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। गति के केवल लक्षण दिखाई देते हैं। गति के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं पेड़ पौधों में? जैसे सूरजमुखी के पौधे को आपने देखा होगा, वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाना पौधों में गति का एक उदाहरण है। जो सूरजमुखी का पौधा होता है, जैसे ही वो मतलब सूर्य की दिशा में घूम जाता है। कुछ निर्जीव वस्तुएं जैसे बस, साइकिल, कार आदि भी चलती हैं। इनमें गति करने जैसा लक्षण दिखाई देता है, किंतु ये गति स्वयं नहीं होती। जैसे ये निर्जीव वस्तुएं बस, साइकिल, कार, लेकिन ये भी क्या करती है? गति करती है। लेकिन ये क्या गति स्वयं करती है? स्वयं गति नहीं करती। इनके गति बाहरी कारकों के द्वारा, इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं होते। ठीक है। 5वां पॉइंट है, सजीव संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। कैसे? जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कोई अगर आपको चुई चुभा दे या कांटा चुभने पर आप पैर पीछे क्यों खींच लेते हैं? स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में पानी क्यों आ जाता है? उपयुक्त प्रश्नों पर चर्चा करने से निष्कर्ष निकलता है कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिससे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। जो सजीव किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, कैसे? कि सजीव परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी न किसी प्रकार से क्रिया करते हैं, जिसे उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया कहते हैं। क्या पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, जैसे हम सजीव करते हैं? क्या पौधों में भी वैसे होता है जैसे मनुष्य करता है? पादपों में भी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया होती है, जैसे छुई मुई की पत्तियों को छूने पर उनका सिकुड़ना। ये देखिए आप, छुई मुई की पत्तियाँ, एक छुई मुई का पौधा होता है जिसकी पत्तियाँ ऐसी होती है। उसमें क्या करते हैं, उसमें हम अगर हाथ भी लगा दें तो उसकी पत्तियाँ सिकुड़ जाती है छूने मात्र से। तो ये क्या हुआ? एक तरह से अनुक्रिया हुई पादपों की। ठीक है। अब तक हमने कितने पॉइंट देखे? पहले हमने देखा कि भोजन करते हैं सजीव, वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, स्वयं गति करते हैं। उसके बाद संवेदनशील होते हैं तथा उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। 6वां पॉइंट है, सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। उत्सर्जन मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। आप जानते हैं कि सभी जंतु भोजन करते हैं। जंतुओं के शरीर में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, हम भोजन करते हैं, पाचन होता है हमारे शरीर में। उसके बाद ग्रहण किए गए भोजन की संपूर्ण मात्रा का शरीर में उपयोग नहीं होता। उसके बाद भोजन का अपचित भाग अपशिष्ट मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम अपशिष्ट मलमूत्र वगैरह होते हैं, त्यागते हैं। शरीर का पसीना भी एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ ही है। क्या पौधे भी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं? जैसे हम मनुष्य तो निकालते हैं, क्या पौधे भी ऐसा करते हैं? पौधों में कुछ हानिकारक पदार्थ अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होते हैं। इनका निष्कासन स्त्राव के रूप में होता है। कैसे होता है? स्त्राव के रूप में। कैसे? कुछ पादपों में इन अपशिष्ट पदार्थों को विशेष भागों में इकट्ठा कर लिया जाता है। जैसे गोंद वगैरह आपने देखा होगा, पेड़ पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में गोंद बाहर निकल जाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट है, सजीवों में प्रजनन क्रिया। प्रजनन मतलब अपने समान संतति उत्पन्न करना। कैसे करते हैं? जंतुओं में जनन द्वारा अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न होती है। कुछ जंतु अंडों द्वारा प्रजनन करते हैं। अपने आसपास के उन जंतुओं की सूची बनाइए जिनमें अंडों द्वारा जनन होता है। इसी प्रकार बीजों के अंकुरण से नए पौधे बनते हुए भी आपने देखे होंगे। बीजों से नए पौधे बनते हैं। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि सभी सजीव अपने समान संतान पैदा करते हैं। सजीवों की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। प्रजनन किसे कहते हैं? ये डेफिनेशन, सभी सजीवों द्वारा अपने समान संतान पैदा करते हैं। सजीवों की यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। सजीवों में जनन एक महत्वपूर्ण लक्षण है। प्रजनन से सभी प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। अगर जनन ही नहीं होता तो क्या प्रजातियां अपने अस्तित्व में रहती? अगर नई पीढ़ी नहीं बनती तो कैसे प्रजातियां आगे बढ़ती? सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करते हैं। अगर ये जननी का ये लक्षण है कि आज तक ये प्रजातियां आगे से आगे बढ़ रही है। ठीक है। ये देखिए, जंतुओं में जनन जैसे अंडे, मुर्गी में और पौधों में अंकुरण द्वारा वृद्धि।
फिर 8वां पॉइंट है सजीवों का निश्चित जीवन काल। क्या सभी सजीवों का निश्चित जीवन काल होता है? पहला प्रश्न। क्या सभी सजीव वृद्धि करते हैं? क्या सभी सजीव मरते हैं? यही सत्य है कि सभी सजीवों का जन्म होता है, वृद्धि करते हैं, फिर बढ़ते हैं। सभी सजीवों का जीवन काल उम्र लगभग निश्चित होता है। जन्म और मरण सजीवों का प्रमुख सत्य लक्षण है, अतः जीवन को खूबसूरती के साथ जिए। जो भी जीव पैदा हुआ है उसे एक दिन मरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक प्रक्रिया है, जो जन्म लेता है सजीव, वृद्धि करता है, फिर जितने भी क्रियाएं होती है वो करता है और फिर मर जाता है लास्ट में। यह सत्य है। इसके बाद एक नेक्स्ट दे रखा है बॉक्स में विषाणु। विषाणु वायरस जो होता है, जैसे कोरोना वायरस है इस समय, तो ये विषाणु क्या है? विषाणु जो होते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। क्यों कहते हैं इसको योजक कड़ी? क्योंकि जो सजीव होते हैं वो जीवन दर्शाते हैं, जबकि निर्जीव क्या करते हैं? जीवन नहीं दर्शाते। लेकिन विषाणु ऐसे होते हैं जो मतलब सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जब ये निर्जीव वस्तु मतलब बाहर होते हैं, सजीवों के अंदर होते हैं, तब तो ये सजीव के जैसे लक्षण मतलब व्यवहार दर्शाते हैं। और जब ये निर्जीव वस्तु मतलब बाहर होते हैं, शरीर सजीव में नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं? निर्जीव हो जाते हैं। यह स्वतंत्र अवस्था में निर्जीव पड़े रहते हैं, मतलब स्वतंत्र हो गए तब निर्जीव होंगे। जैसे ही यह किसी सजीव के अंदर चले जाएंगे या सजीवों में प्रवेश करते ही सजीवों के समान वृद्धि, गुणन आदि लक्षण प्रकट करते हैं। जैसे कोरोना वायरस में अगर वो बाहर है तो कुछ नहीं, जैसे ही हमारे शरीर में जाता है हमें बीमार कर देता है, क्योंकि अब अपनी वृद्धि कर देता है। ये पादपों एवं जंतुओं में अनेक प्रकार के रोगों के कारक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। ये प्रश्न आपके लास्ट में आएगा, ठीक है। फिर है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। 30 नवंबर 1858 को जन्मे आचार्य जगदीश चंद्र बोस का बचपन गांव ररौली में बीता, जो वर्तमान बांग्लादेश में है। वर्तमान बांग्लादेश में कैसे? क्योंकि पहले जो भारत था वो उपमहाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान बांग्लादेश सब शामिल थे। ये 1858 की बात है। तो बांग्लादेश भी मतलब भारत में आता था, लेकिन अब क्या है, बांग्लादेश अलग भाग है। आचार्य बोस ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक और कैम्ब्रिज के कैमिल्टन कॉलेज से एमए किया। उन्होंने सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे सन 1920 में रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने भौतिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण शोध कार्य किया है। आचार्य बोस ने पौधों की धीमी वृद्धि को नापने के लिए एक अत्यंत संवेदी यंत्र बनाया, जिसे कैस्कोग्राफ कहते हैं। ये कैस्कोग्राफ क्या काम आता है? पौधों की धीमी वृद्धि को नापने में काम आता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैस्कोग्राफ। जो कैस्कोग्राफ है वो पौधे की धीमी वृद्धि को नापने में काम आता है। उन्होंने पौधे की संवेदनशीलता को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस के कार्यों ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जनवरी 1898 में यह सिद्ध हुआ कि मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। जो मार्कोनी थे उन्होंने वायरलेस रिसीवर बनाया था, वो जगदीश चंद्र बोस द्वारा आविष्कृत था। आचार्य बोस ने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया जो सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स पैदा कर सकता है, जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर के तक की थी। इन्होंने सूक्ष्म तरंगे पैदा करने वाला एक यंत्र भी बनाया था जो 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की। तो इन्होंने क्या क्या बनाया? एक तो बनाया कैस्कोग्राफ, जो क्या करता है? पौधों की धीमी वृद्धि को नापता है। और उसके अलावा एक वायरलेस, जो मार्कोनी का वायरलेस रिसीवर था, उसको भी जगदीश चंद्र बोस ने आविष्कृत किया था। और तीसरा एक यंत्र बनाया जो सूक्ष्म तरंगे पैदा कर सकता है 5 मिलीमीटर से 5 मतलब 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक की, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पूरा हो गया है। इसके बाद एक और पॉइंट दे रखा है, आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में। तो हमने हमारे आसपास के परिवेश में दो प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है, सजीव और निर्जीव, वो देखा। सजीवों में कुछ लक्षण पाए जाते हैं, वो देखा, जैसे पोषण, वृद्धि, श्वसन, गति, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, निश्चित जीवन काल। फिर प्रजनन से सजीवों की प्रजातियों का अस्तित्व बना रहता है। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। विषाणु स्वतंत्र अवस्था में कैसे होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे ही सजीवों में प्रवेश करते हैं सजीव की तरह लक्षण। तो इन्हें योजक कड़ी इसलिए कहा है क्योंकि यह सजीव और निर्जीव दोनों की तरह व्यवहार करता है विषाणु। इसके बाद अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, सजीव और निर्जीव के बीच योजक कड़ी है तो कौन है?
ऑप्शन दे रखे हैं विषाणु, मेज, गाय या कोई नहीं, तो कौन है? विषाणु। दूसरा क्वेश्चन है सजीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तो सजीवों के अस्तित्व को कौन बनाए रखता है? ऑप्शन है श्वसन, प्रजनन, गति या वृद्धि, तो इसका आंसर है प्रजनन। सजीव उद्दीपन के प्रति कैसे होते हैं? उद्दीपन के प्रति सक्रिय होते हैं। सजीव उद्दीपन के प्रति खाली जगह करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अनुक्रिया। पादप अपना भोजन स्वयं खाली जगह की क्रिया द्वारा बनाते हैं, तो कौन सी क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। जंतु श्वसन क्रिया में खाली जगह का उपयोग करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले खाली जगह में यहाँ पे इसका तो आंसर है विषाणु, इसका आंसर है प्रजनन, और इसका है अनुक्रिया। ठीक है, सेकंड का है पादप अपना भोजन स्वयं, प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो दूसरी खाली जगह में आएगा प्रकाश संश्लेषण। तीसरी खाली जगह में आएगा आपके O2 का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 छोड़ देते हैं। चौथे सूरजमुखी के पौधे को सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना खाली जगह लक्षण है, तो कैसा लक्षण है? गति का लक्षण है। फिर आपके यहाँ पे कुछ प्रश्न है, सजीवों में पाए जाने वाले लक्षणों की सूची बनाई है, तो लक्षण में दे रखे हैं श्वसन क्रिया क्या है, ये बाकी के आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। अगर कोई समस्या है आपको कि डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी इस साइंस के जितने भी चैप्टर है मैं इसमें करवाने वाला हूँ वीडियो इस चैनल पे, तो ASR क्लासेज को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।